Welcome all of you in our बांदीकुई क्लासेस चैनल। देखिए, आज हम जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो इंग्लिश के टीचिंग मेथड के ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और टीचिंग मेथड में हम पहले डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन एक चीज़ देखी थी कि डिस्क्रिप्टिव तरीके से लगभग सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए ये लगता है कि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने चाहिए, जिसमें सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से दिया जाएगा। बीच बीच में जो भी कोई टफ पॉइंट यदि आता है तो उसको समझाया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम लोग पूरे टीचिंग मेथड का जो प्रोसेस है, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, टीचिंग मेथड है, अप्रोचेज हैं, यहाँ तक कि ग्रामेटिकल के जो पार्ट है उन सबको कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश का पार्ट रीड में ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। और अगर थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस यूज़ करें तो डेफिनेटली इंग्लिश में 30 में से 30 मार्किंग आराम से इजी वे में आ सकती है। कुछ कॉन्सेप्ट बेस के इसमें क्वेश्चन होते हैं। टीचिंग मेथड की यदि हम बात करते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें लगभग रखे जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं टीचिंग मेथड की। तो देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 1 चल रही है अपनी। टॉपिक है टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 अपन चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की पहला क्वेश्चन है, सिसेरियन मेथड इज आल्सो नोन एज, यानी सिसेरियन मेथड जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर वेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, या नन ऑफ अबव इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? देखिए, सिसेरियन मेथड मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका भी पढ़ा रखा है, उसका वीडियो भी अपलोड कर रखा है। तो सिसेरियन मेथड तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को कहेंगे। किसको कहते हैं? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। बात करते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के और नाम कौन कौन से हैं। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को तो ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है। ओल्डेस्ट मेथड भी इसी को कहा जाता है। क्लासिकल मेथड की यदि बात करते हैं तो क्लासिकल मेथड भी इसी को कहा जाता है। क्लासिकल मेथड भी किसको कहा जाता है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को ही क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। पर्शियन मेथड भी इसी को कहा जाता है। सिसेरियन मेथड भी इसी को कहा जाता है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड भी इसी को कहा जाता है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, या इसको जीटी मेथड के नाम से भी जानते हैं, या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। अगली बात करते हैं अपन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को तो रिफ्रॉम मेथड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिफ्रॉम मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसी को फोनेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। बर्लिट्ज मेथड के नाम से भी इसी को जानते हैं। ओरल मेथड के नाम से भी इसी को जानते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड के नाम से भी इसी को जानते हैं। और इसका एक और बहुत अच्छा नाम है एंटी ग्रामेटिकल मेथड के नाम से भी इसी को जानते हैं। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न कोई सा भी कैसा भी बन सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए कि कौन से मेथड को किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, सिसेरियन मेथड इज आल्सो नोन एज, तो आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, इन जीटी मेथड शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखना, टर्म्स है। जीटी मेथड यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर इज टॉट, ग्रामर पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाती है? कौन सी विधि से सिखाई जाती है? फटाफट आंसर बताइए, कौन सी विधि से सिखाई जाती है? इंडेक्टिव, डिडक्टिव, बोथ या नन? यानी इंडेक्टिव की बात करते हैं तो इंडेक्टिव का अर्थ तो आगमन होता है। क्या अर्थ होता है? आगमन होता है। डिडक्टिव की बात करते हैं तो अर्थ तो क्या होता है भाई? निगमन होता है।
बोथ यानी दोनों, यानी इंडक्टिव या डिडक्टिव। तो बताइए इंडक्टिव विधि में क्या होता है। इंडक्टिव विधि में तो पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और रूल बाद में बताए जाते हैं। डिडक्टिव विधि में पहले रूल बताए जाते हैं, बाद में एग्जाम्पल बताए जाते हैं। यानी ये विधि ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोर्स करती है, प्रेशर डालती है। तो जीटी मेथड कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है, कौन से तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या आंसर होगा, डिडक्टिव विधि। कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है, डिडक्टिव विधि से। अगला प्रश्न, डायरेक्ट मेथड इज ग्रामर, डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टॉट। देखिए इसी के विपरीत आता जा रहा है। तो मैंने आपको मेथड का वीडियो पढ़ाते समय बताया था, जीटी मेथड का पूरी चीज़ अपोजिट के रूप में काम करेगी डायरेक्ट मेथड में। क्योंकि डायरेक्ट जो मेथड है इसको कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं होता। इसका शुद्ध फोनेटिक जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो डायरेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड में जो ग्रामर पढ़ाई जाती है, ग्रामर सिखाई जाती है, वो तो इंडक्टिव विधि से सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाती है, इंडक्टिव विधि से सिखाई जाती है। क्योंकि जीटी मेथड के अगेंस्ट इसको लाया गया था, तो उसके पूरे अपोजिट काम इसमें होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड इज नॉन एज बर्लिट्ज मेथड। ऑप्शन ए जीटी मेथड, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर सी ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबोव। हाँ भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए। विच मेथड इज नॉन एज बर्लिट्ज मेथड, यानी बर्लिट्ज मेथड के नाम से कौन सा मेथड जाना जाता है। क्या जीटी मेथड जाना जाता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, क्या डायरेक्ट मेथड जाना जाता है, क्या ऑडियो लिंगुअल मेथड जाना जाता है, जिसको ऑडियो लिंगुअल मेथड का यदि नाम आता है तो इसी को आर्मी मेथड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आर्मी मेथड भी कहते हैं। ऑल ऑफ अबो, यानी इन सभी को हम बर्लिट्ज मेथड कह सकते हैं। तो सभी को तो कैसे कहेंगे, ये तो बात गलत हुई। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड को ही क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड को ही बर्लिट्ज मेथड कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक मेथड का नाम, डायरेक्ट मेथड का फिर नाम सुन लेना। डायरेक्ट मेथड को रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है। इसमें सुधार के कारण इसका नाम क्या पड़ा, रिफॉर्म मेथड पड़ा। ये जीटी मेथड के अगेंस्ट लाया गया था। इसको ही नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि भाषा का विकास इसमें LSRW के क्रम में होता है। नेचुरल हमारे एक प्रिंसिपल भी है, जिसके बारे में भी हम भाषा के विकास की बात करेंगे। इसी को फोनेटिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इसी को बर्लिट्ज मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ओरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, साइकोलॉजिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट बात है, इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज डायरेक्ट मेथड इज। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ टीचिंग
इन डायरेक्ट मेथड इज, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अपन बिल्कुल प्रश्न, अपन जो टीचिंग मेथड प्रोसेस कर रहे हैं, जो मैक्सिम्स प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। अपन सारे वो प्रश्न लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हैं, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और अगर आपने ये सारी टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि सारे क्वेश्चन सोल्व किए तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है। नंबर 1 किसकी बात कर रहे हैं भाई? डायरेक्ट मेथड की। तो ऑप्शन रखते हैं वर्ड, बी सेंटेंस, सी क्लोज और डी रख देते हैं स्ट्रक्चर। बताइए, प्रश्न है आपके सामने, द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग की यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है? किस तरीके से डायरेक्ट मेथड को पढ़ाया जाता है बच्चों के सामने? हाउ वी कैन दैट प्रेजेंट, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? हमारी प्रेजेंटेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है? क्या हम वर्ड टू वर्ड पढ़ाते हैं? क्या हम सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ाते हैं? क्या क्लोज टू क्लोज पढ़ाते हैं या स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं? किस प्रकार हम टीचिंग करवाते हैं? तो देखिए यहाँ बात हो रही है किसकी? डायरेक्ट मेथड की। कौन से मेथड की बात हो रही है भाई? डायरेक्ट मेथड की। और डायरेक्ट मेथड की जब बात होती है तो डायरेक्ट मेथड में तो जितने भी इसके जो समर्थक हैं, एडवोकेट्स हैं, वो इस बात को कहते हैं कि इसमें तो मदर टंग का जो यूज़ होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिकेट है। तो कुल मिलाकर जब इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होता, पहली बहुत मोस्ट बातें हैं, मदर टंग का यूज़ नहीं होता, लिटिल यूज़ हो सकता है, लेकिन जो टीचिंग की प्रोसेस होगी वो तो सेंटेंस होगी, यानी एक होल सेंटेंस के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो वर्ड टू वर्ड किस में पढ़ाया जाता है? तो वर्ड टू वर्ड की यदि बात करेंगे तो नाम आएगा जीटी मेथड का। जीटी मेथड में तो जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, यूनिट ऑफ टीचिंग होती है, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है। इस क्लोज ये कोई नहीं होता, ये किसी की भी टीचिंग नहीं होती, कोई टीचिंग यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना। क्लोज एक अलग से ग्रामेटिकल पोर्शन है, पार्ट है। स्ट्रक्चर की यदि बात होगी तो इसमें तो अप्रोच आएगी, अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच का इसमें प्रयोग होगा, जिसमें स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वहाँ स्ट्रक्चर होगा। सीएलटी में तो मीनिंग पैरामाउंट होती है, ध्यान रखना। सीएलटी का ये प्रश्न बहुत बार आया है, सीएलटी में तो मीनिंग पैरामाउंट होती है। अपन बात कर रहे थे यहाँ डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड की जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो क्या होगी? सेंटेंस होगी। और अगर अपन बात करते हैं जीटी मेथड की, तो जीटी मेथड की तो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होगी? वर्ड होगी। दोनों दो प्रश्न तैयार हो जाने चाहिए। और अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न भी शायद आपका यही आ रहा है, द यूनिट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया हो, प्रश्न सारे लिए गए हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में चल रहे हैं। द यूनिट ऑफ टीचिंग, द यूनिट ऑफ टीचिंग इन जीटी मेथड, इन जीटी मेथड कह दे या क्लासिकल मेथड कह दे या अपन इसको ओल्डेस्ट मेथड कह दे या ट्रेडिशनल मेथड कह दे, ऑप्शन यही है, सेम है। वर्ड, सेंटेंस, सी क्लोज और डी स्ट्रक्चर। आंसर तो आप लोगों ने दे ही दिया, इसको तो पहले ही बता दिया, इसका आंसर क्या होगा? वर्ड होगा। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवाया जाता है। इसमें दो स्किल्स पर जोर दिया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी स्किल्स पर जोर दिया जाता है और कौन सी स्किल्स को नेगलेक्ट किया जाता है, यानी उपेक्षाएं की जाती है।
तो इसका आंसर तो क्या होगा, वर्ड होगा। यूनिट ऑफ टीचिंग इन जीटी मेथड, इसका आंसर क्या होगा, वर्ड होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्नों को आप लिखते रहना, आपको बहुत अच्छा काम ये क्वेश्चन जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। द स्टूडेंट टेक ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट टेक स्टूडेंट्स टेक all subject in English medium, they take part in the class, they take part in the class, part in the class and school activities with subject of the age, who speak English, this approach is option A, immersion, option B, grammar learning, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ऑप्शन सी, ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन डी, टास्क बेस्ड लर्निंग। बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को समझो। द स्टूडेंट टेक ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम, जो विद्यार्थी है वो सारे विषय अंग्रेजी माध्यम में उसका अध्ययन करता है या लेता है। दे टेक पार्ट इन क्लास एंड स्कूल एक्टिविटीज विद सब्जेक्ट ऑफ द एज हु स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स आएगा भाई, ये गलत हो गया टर्म्स। हाँ, यानी वह उन बच्चों के साथ में कक्षा में या विद्यालय में गतिविधि करता है जो अंग्रेजी बोलते हैं। दिस अप्रोच, ये जो यह अप्रोच क्या कहलाती है, क्या इमर्शन कहलाती है, क्या ग्रामर लर्निंग कर रहा है बच्चा, क्या ट्रांसलेशन मेथड कर रहा है। तो देखिए, ट्रांसलेशन मेथड में तो उच्चारण करवाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। टास्क बेस्ड लर्निंग, तो टास्क बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट मेथड में होता है, ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। इमर्शन प्रतिक्रिया का निर्माण बिल्कुल नहीं कर रहा, तो क्या आंसर होगा, ग्रामर लर्निंग होगा, वो ग्रामर की लर्निंग कर रहा है। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। बच्चे इस प्रकार की जो ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस का, इन क्वेश्चनों को कहा जाता है कॉन्सेप्ट बेस। हम जो कन्फ्यूज़न होते हैं, देखिए 99% जो बच्चे हैं उनके जो टीचिंग मेथड है वो पूरे रटे हुए हैं। हालांकि रोट मेमोराइजेशन के ऊपर बच्चों को बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी चाहिए रोट मेमोराइजेशन के अकॉर्डिंग, ये अपन भी जानते हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजी जो विषय है और अंग्रेजी विषय का जो रीट में पार्ट रखा गया है वो बिल्कुल संक्षिप्त है और अपन ये कह सकते हैं शॉर्ट है। तो बच्चों ने उन चीज़ों को, जो भी ये प्रतियोगी छात्र हैं,
कैंडिडेट्स हैं उन सब ने उनको अच्छी तरीके से रट रखा है। तो बोर्ड जो प्रश्न बनाएगा उसमें कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन भी अवश्य रूप से दिए जाएंगे। तो आपको इनकी जो थियरीज हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, क्या हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, क्या ग्रामर मेथड के बारे में भी अगर हम डीपली चर्चा करते हैं तो उसके क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट होते हैं। आपको यहाँ वो सारे क्वेश्चन करवाए भी जाएंगे जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले। क्वेश्चन नंबर 8 मिटा देते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मेन पर्पज, व्हाट इज द मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य, एंड फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एवोल्यूशन मूल्यांकन अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन, अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। प्रश्न को समझने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है भाई डायग्नोसिस, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, सी सिलेक्शन और डी ग्रेडिंग। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ग्रेडिंग, इसके तो ऑप्शन ही मैंने ज़्यादा बना दिए थे भाई। चलो ये बहुत अच्छा है, ये आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। ई गाइडेंस, डी ऑल ऑफ अबव। ये टेस्ट सीरीज क्या, इसमें तो आपको वो सारी चीज़ इसमें क्वेश्चन में इंक्लूड कर दी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य, और क्या पूछ रहा है, फंक्शन। दो चीज पूछ रहा है, मुख्य उद्देश्य और फंक्शन किसके, एवोल्यूशन के। फॉलोइंग ऑप्शंस। डायग्नोसिस का मतलब तो क्या होता है, निदान होता है। डायग्नोसिस का मतलब तो क्या होता है, निदान, यानी समस्या के कारणों की जांच करना डायग्नोसिस कहलाता है। ये साइंटिफिक वर्ड कह सकते हैं, वैसे मेडिकल लाइन का वर्ड है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। सिलेक्शन चयन, ग्रेडिंग, गाइडेंस मार्गदर्शक, ऑल ऑफ अबव। तो क्या आंसर होगा इवोल्यूशन के, ये सारे ही मेन पर्पज और फंक्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई एफ। तो आंसर एफ हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये सारे इवोल्यूशन के सोपान में आते हैं और इसका प्रश्न कैसे भी बन सकता है। इवोल्यूशन में डायग्नोसिस भी होता है, प्रिडिक्शन भी होती है, सिलेक्शन भी होता है, ग्रेडिंग भी होती है और गाइडेंस भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अपन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। बहुत अच्छा प्रश्न है। नंबर 1, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, बताना आपको है सीमेंटिक। ऑप्शन बी फनेटिक। द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम है ना। सी फनेटिक कम ग्राफिक। रिटर्न से रिलेटेड। डी ऑल ऑफ अबोव। देखिए प्रश्न मैंने बड़ी अच्छी तरीके से कराया था। अगर आपने वो जो वीडियो देख रखे हैं तो मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि आप ये क्वेश्चन गलत ही नहीं कर सकते। मैंने आपको जो एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, उनका कनेक्शन स्किल्स के साथ भी बताया था कि कौन सा सीमेंटिक का किसके साथ है, फनेटिक का किसके साथ है, फनेटिक कम ग्राफिक का किसके साथ में है, और एक और आपको मैंने बता रखा था, वो नाम आपको याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, एस्पेक्ट का अर्थ पक्ष या पहलू होता है। एस्पेक्ट का अर्थ तो पक्ष या पहलू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं, आगे जो दिए गए एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इनमें से कौन सा यानी मेल सही है या गलत है। तो सीमेंटिक की बात करेंगे, फनेटिक ये भी लैंग्वेज के एस्पेक्ट है, और फनेटिक कम ग्राफिक ये भी लैंग्वेज का एस्पेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यानी आंसर तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग आर देयर। हाउ मैनी मैक्सिम्स यानी शिक्षण सूत्र ऑफ इंग्लिश टीचिंग आर देयर। बिल्कुल नॉर्मल वे का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी याद आपको होना चाहिए। ऑप्शन ए, चलो ऑप्शन रखते हैं 4, 5, 7, 8। किसी ने नहीं सोचा होगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं रीट एग्जाम या कोई भी एग्जाम मान लो, जो आदमी सोचता ही नहीं है कि ये प्रश्न बन भी सकता है। अब ये क्वेश्चन वैसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखिए परीक्षा की दृष्टि से चाहे कोई कितना भी लोअर क्वालिटी का क्वेश्चन हो या कितना भी अपर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो, प्रश्न सारे ही मोस्ट होते हैं, सारे क्वेश्चनों के नंबर इक्वल होते हैं। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये प्रश्न लोअर क्वालिटी का है तो ये आएगा ही नहीं है एग्जाम में, या ये क्वेश्चन तो मेरे याद है तो मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस करो, ज़रूरी है। कोई भी प्रश्न एग्जाम में कभी भी कहीं पर भी पुटअप हो सकता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का रूल है, कौन कब कहाँ कैसे मिल जाए कोई पता नहीं है। तो देखिए अपन बात करते हैं हाउ मैनी मैक्सिम्स। ये मैक्सिम्स मैं प्रत्येक वीडियो में लिखता हूँ, सक्सेस ऑफ मैक्सिम्स। दूसरा एक और है की ऑफ सक्सेस, विल पावर। ये बहुत अच्छा वर्ड है, विल पावर। अपनी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत बना लो कि अपने मन में अपना माइंड सेट हो जाना चाहिए कि मुझे ये करना है, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आए, हमें डेफिनेटली उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिस लक्ष्य के लिए हमने सपने देख रखे हैं। सपनों को कभी भी डिस्ट्रॉयड मत होने दो। प्रतिदिन जो सपना हमने देख रखा है, जैसे ही हमारी आंखें खुले, पहली बात तो आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन सुन रखा होगा। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि ये फालतू के स्पीच हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए आते हैं,
सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क पूरी दुनिया करती है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, एक रणनीति के तहत पढ़ना है। कोई आदमी ये कहे कि मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ जो 18 घंटे पढ़ने के बाद में भी सक्सेस नहीं होते हैं। वो पढ़ाई नहीं होती, वो फालतू की माथापच्ची होती है। पढ़ाई वो होती है, देखो उतना पढ़ो जितना याद हो सके। कहते हैं ना, कम खाओ चबाओ अधिक। ठीक उसी तरीके से कम पढ़ो लेकिन चिंतन बहुत ज़्यादा करो। जिस चीज़ को पढ़ने के बाद में यदि आप चिंतन करते हो, तर्क करते हो, विचार करते हो, वो हमारी मेमोरी में स्थायी हो जाता है, कभी नहीं भूलते। मेमोरी से अंग्रेजी का एक और टर्म्स याद रखना, रिकॉल टेस्ट, मेमोरी टेस्ट को ही कहा जाता है। एक प्रश्न और तैयार हो गया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो तो होगा, क्या होगा, 7। जो मैक्सिम्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है, इंडक्टिव डिडक्टिव के, ये आपको याद रखना है। अपन टेस्ट सीरीज में 10 तक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए मैं अधिकतर देखता हूँ कि वीडियो अपलोड करने के बाद में आप लोग कमेंट सेशन में ये नहीं बताते कि वीडियो कैसा लगा, क्या हुआ, कितना इफ़ेक्टिव रहा। आप लोग यदि बताते हो ना तो उससे क्या है कि एनर्जी होती है। हालांकि आज थोड़ी तबीयत वीक है, बहुत थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोचा कि अंग्रेजी का पार्ट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश जो विषय है थोड़ा एक लोगों को लगता है कि ये मोनोटोनस सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि जो सब्जेक्ट हमको कठिन लगता है ना उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो। कहते हैं ज़िंदगी में जिस चीज़ को आप खेल की तरह पढ़ने लग जाओगे ना, आपका मन ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा रुचि होगी, सेल्फ मोटिवेट होंगे। लाइफ का फंडामेंटल यही है, अपने आप से उम्मीद रखो। ये दुनिया है ना बड़ी नाजुक है, तो उम्मीद जो होती है अपने आप से रखो। लोगों से आप उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप तो ये सोचो कि मुझे ये बनना है, यानी वन कंडीशन में बनना है, आपको बनकर रहना है, लोगों को दिखाना है। ये मेरी जो बातें हैं आपके जहन में एक बहुत बड़ा फंक्शन का कार्य करेगी। आप, मैंने कल भी कहा था, आप जो सोच लेते हो वो बन जाते हो। आप ये सोच लो कि मैं ये बन गया या बन गई, तो आप डेफिनेटली आपका व्यवहार वैसा ही काम करेगा। मनोविज्ञान भी इस चीज़ को कहता है। मनोविज्ञान आप लोग पढ़ते हो, अच्छी तरीके से पढ़ते हो, उसको समझने का प्रयास करो। मनोविज्ञान को पढ़ते समय ये सोचो कि मैं एक इस स्टेज पर आकर कार्य कर रहा हूँ। लोग कहते हैं हमें साइको याद नहीं होती। मनोविज्ञान से सरल सब्जेक्ट शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। फ़र्क है उसके वर्ड्स समझने की। क्या कहना चाह रहा है, लोग रटते हैं, रटना बंद करो, समझना, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए क्लास के साथ कुछ मोटिवेशन की बातें की। ये 10 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, आप इनको पहले सोल्व करना। कॉपी लेना, पेपर आपके सामने चलता रहेगा। उसके बाद में आप कमेंट सेशन में ये ज़रूर बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हालांकि सबके सब लगभग मुझे पता है सब बच्चों के 10/10 मार्किंग इसमें होना है, लेकिन अभी आगे आपको वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा टफ भी होंगे, बहुत ज़्यादा सरल भी होंगे, बीच के यानी मीडियम भी होंगे। क्वेश्चन के तीनों लेवल आपको मिलेंगे और डेफिनेटली आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इंग्लिश का अब कोर्स करवाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो डेफिनेटली शेयर करें, अधिक से अधिक वायरल करें, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। एजुकेशन जो होती है वो लोगों पर जितनी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे वो उतना बेस्ट है। देखिए एक्चुअली कंडीशन क्या है कि हम लोग किसी चीज़ को देखने के बाद में
ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है। कुल मिलाकर मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अभी रीट की एग्ज़ाम की डेट कोई फिक्स नहीं है, कब हो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। नई तिथि कब आएगी कोई पता नहीं है। आप उन चीज़ों को मत सोचो कब क्या होना है, ये आपका काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये उनका काम है। यदि अपन उनके काम की सोचते तो फिर उनको अपन मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसी पोस्ट जो एमएलए बनाकर भेजें क्यों भेजते, अपन ही बन जाते। ये अपना काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है, सरकार का काम है। वो कब फिक्स करेगी, आपका काम है केवल ओनली फॉर स्टडी करना। नेगेटिविटी पर बिल्कुल ध्यान मत दो, आपको पॉजिटिव रहना है, केवल कोरोना से नेगेटिव रहना है और सब स्थितियों में पॉजिटिव रहना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें, लोगों से करवाए, ये आपकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी और है, ध्यान रखना। हाँ, मोरल ड्यूटी में कौन सी मॉडल का प्रयोग होता है ये भी आप कमेंट सेशन में बताना। धन्यवाद।